एक्शन पोटेंशियल हम पढ़ते हुए आए हैं, बट फिर भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये एक पॉइंट है मेरा जहाँ पे मैंने स्टिमुलस दिया, ठीक है, ये मैंने स्टिमुलस दिया और स्टिमुलस देते से तुरंत रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। स्टिमुलस दिया और मान लो एक्स अमाउंट का टाइम लगा, फिर रिस्पॉन्स आया। तो स्टिमुलस देने और रिस्पॉन्स आने के बीच में कितना गैप है, दैट इज लेटेंट पीरियड, ठीक है। आया समझ में कि मैंने स्टिमुलस दिया और उस स्टिमुलस देने के बाद कितने देर के बाद रिस्पॉन्स आया, दैट इज लेटेंट पीरियड। अब लेटेंट पीरियड का जब रिस्पॉन्स आया तो हमारा जो न्यूरॉन है वो ऑल और नन लॉ फॉलो करता है, मेनली एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जैसे रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स में सबसे पहले क्या होगा, डीपोलराइजेशन का फेज। डीपोलराइजेशन का फेज आएगा, फिर पीक पे पहुंचेगा एट 35 मिली वोल्ट। 35 मिली वोल्ट के बाद ये वापस आने लगेगा अपने आरएमपी की तरफ, जिसको हम रीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। पर रीपोलराइजेशन के बाद इसमें कुछ तो ऐसा होता है कि ये आरएमपी से भी नीचे धंसता चला जाता है और फिर इसको समझ में आता है कि अरे यार मैं तो अपने लोकेशन से एक्स्ट्रा आगे निकल आया हूँ, फिर ये वापस जाता है अपने लोकेशन की तरफ। तो जब आरएमपी से भी नीचे आ जाता है उसको हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं, और फिर जब वापस जाता है फिर ये फाइनली अचीव करता है आरएमपी का स्टेज, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें, सबसे पहले तुमने स्टिमुलस दिया, वेट किया कि रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के भी पार्ट्स एक्चुअली में, पर हमारे इसको अगर हम फेज वाइज देखें तो ये डीपोलराइजेशन है। अब इसमें भी क्या होता है, सबसे पहला एक फेज आता है कि तुमने अगर रिस्पॉन्स एक पर्टिकुलर मिली वोल्ट से कम दिया, वो इतना नहीं है कि थ्रेशोल्ड को रीच कर सके, तो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने थ्रेशोल्ड को रीच कर दिया तो अब क्या करेगा, डीपोलराइजेशन होगा और उसमें भी एक स्टेज आता है जिसको हम ओवरशूट बोलते हैं, जो कि होता है +0 मिली वोल्ट से +35 मिली वोल्ट तक एकदम तेजी से पहुंचना, दैट इज ओवरशूट। और +35 क्या कहा जाती है, +35 हमारा पीक है। +35 पहुंचने के बाद अब उसको समझ में आता है कि ये मेरा टॉप ऑफ अचीवमेंट है, अब मुझे वापस अपने घर की तरफ जाना है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, और वो होने लगता है थोड़ा डाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन के बाद आइडियली नर्व को जाना चाहिए आरएमपी में, मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं पे खत्म। लेकिन कुछ तो होता है इसको, कुछ तो नशे रहते हैं इसके कि ये अपने घर पे जहाँ तक पहुँचना चाहिए उससे थोड़ा और आगे निकल जाता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बाद में इसको थोड़ा आगे जाने के बाद रियलाइज होता है कि मैं आगे आ गया हूँ, तो अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो जब वो आगे चला जाता है दैट इज हाइपर पोलराइजेशन, जब वो वापस आता है दैट इज आरएमपी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो न्यूरॉन है, हमारे न्यूरॉन अंकल, उनका एक्शन पोटेंशियल है। तो सबसे पहले देखिए लेटेंट पीरियड क्या है, कहा जाती है टाइम गैप बिटवीन स्टिमुलस के आने और रिस्पॉन्स के प्रोड्यूस होने के बीच में, ठीक। अब फेजेस क्या है, सबसे पहले तो होता है लोकल पोटेंशियल। लोकल पोटेंशियल मतलब मैंने आपको बताया जब तक थ्रेशोल्ड नहीं होगा रीच, तब तक आप कितना भी कर लो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉलो करता है हमारा एक्शन पोटेंशियल ऑल या नन। अगर थ्रेशोल्ड दे दिया तो रिस्पॉन्स मिलेगा, थ्रेशोल्ड नहीं दिया, अगर एक भी कम है तो नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पोटेंशियल होता है वो होता है -70 टू -55 मिली वोल्ट। इतने पोटेंशियल तक इसको हम लेटेंट पीरियड या फायरिंग लेवल बोलते हैं, पर ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब ये होता क्यों है काजल दी, ये -55 पे क्यों रुक गया, रीज़न है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इन्फ्लक्स है सोडियम का वो काफ़ी स्लो रहता है, इतना स्लो रहता है कि वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सके। लेकिन एज सून एज द रिस्पॉन्स रीचेस, अब ये -55 के से -54 -53 तक पहुंचा या -54 पर भी पहुंचा, क्योंकि -55 है थ्रेशोल्ड, तो -54 पे पहुंचा तो अब ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो जो हमारा उस फेज को हम बोलते हैं दैट इज डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है काजल दी, डीपोलराइजेशन का मतलब है जो हमारी पोलैरिटी है उसका रिवर्स होना। तो हमारा जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था वो था -70 मिली वोल्ट, बट हम डीपोलराइज करके इसको ले जाना चाह रहे हैं +35 मिली वोल्ट। तो मेम्ब्रेन का एक्चुअली पोलैरिटी क्या था, नेगेटिव, हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव, राइट। तो डीपोलराइजेशन मतलब पोलैरिटी को रिवर्स करना। अब ये क्यों हो रहा है काजल दी, डीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी सोडियम के वोल्टेज के चैनल खुले हैं, लेकिन यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स बहुत तेज है, ठीक है। तो सोडियम का इन्फ्लक्स तेज है, सोडियम वोल्टेज के चैनल खुलने के कारण तो पॉजिटिव आयन अंदर आया, तो अचानक से इसने -54 से +35 करवाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया, ठीक। इसी में एक फेज आता है जो कि होता है, अब एक फेज होगा -55 से पहले हम पहुंचेंगे 0 पर,
और फिर हम पहुंचेंगे 0 से 35 तक। तो जो 0 से 35 का फेज होता है ये और तेजी से होता है कंपेरेटिवली -55 से 0 तक पहुंचने में, इसीलिए हम इसको ओवरशूट बोलते हैं। एंड एट दी पोटेंशियल ऑफ +35 मिलीवोल्ट हमको मिलता है पीक। ठीक है, अब जैसे ही +35 पे पहुंच गया, अब उसको रियलाइज हो रहा है कि काजल दी दिस इज द टॉप ऑफ एवरीथिंग आई कैन अचीव, अब मुझे वापस जाना है, अपने अपने साथ टाइम स्पेंड करना है या कुछ भी, मतलब अब तुमको लग रहा है कि अब मुझे वापस जाना है, आई डोंट वांट दिस एनी मोर। इसलिए अब आप जाते हैं रीपोलराइजेशन की तरफ। तो रीपोलराइजेशन +30 मिलीवोल्ट से, रीपोलराइजेशन मतलब क्या हुआ काजल दी, जो हमारा पोलराइज था, जो हमारी एक्चुअल पोलैरिटी थी उसकी तरफ जाना, दैट इज रीपोलराइजेशन। तो +35 मिलीवोल्ट से -70 मिलीवोल्ट तक दोबारा जाना इज रीपोलराइजेशन। ये कैसे होगा? ये होगा, इसके लिए काम आएगा हमारा पोटेशियम आयन। तभी तक हमने सोडियम को अंदर लाया था, अब हम पोटेशियम को बाहर भेजेंगे। अब रीपोलराइजेशन के बाद आइडियली तो क्या होना चाहिए काजल दी कि मेरा RMP है -70 मिलीवोल्ट, तो मुझे यहाँ तक पहुँचकर घर पहुँच के आराम से अच्छा खाना खाना चाहिए। बट रास्ते में ये अंकल गांजे फूक लेते हैं, मतलब नशे कर लेते हैं। ठीक है, नशे करने के बाद इनको याद नहीं रहता कि मुझे कहाँ रुकना था, और ये अपने घर से थोड़ा और आगे निकल जाते हैं। तो ये पहुंच जाते हैं -70 से -90 मिलीवोल्ट तक। जब ये -90 मिलीवोल्ट तक पहुंचते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइज स्टेट। अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे पोटेशियम का इफ्लक्स है ना, वो -70 के बाद आइडियली बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी भी खुला है। तो अभी भी खुला है तो क्या करेगा? पोटेशियम का बाहर जाएगा। पोटेशियम बाहर जाएगा तो क्या होगा काजल दी? पॉजिटिव चार्ज बाहर, तो नेगेटिविटी अंदर, मतलब वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। बस इतना ही है। ठीक है, बट फिर क्या होता है, जो हमारा -90 तक पहुंचते हैं उसके बाद इनको रियलाइज होता है अब हमको घर जाना चाहिए, और घर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जो कि है गाबा से रिलेटेड। ठीक है, गाबा में क्या होता है, जो गाबा हमारा केमिकल है उसमें हमारे पास एक चीज होता है दैट इज हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन में क्या होगा कि न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है वो हो जाएगी कम, और ये हम देते हैं एज अ सेडेटिव। ये आप पढ़ेंगे फार्मा में। तो अगर आपको याद रखना है तो आप गावा से रिलेटेड चीज़ याद कर सकते हैं कि गावा जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर का इनिबिशन करवा देगा। क्योंकि क्या होगा, न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन के कारण। तो गाबा अल्टीमेटली करवाता न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन है, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है, जो न्यूरोनल फायरिंग अभी तक ज़्यादा हो रही थी वो कम हो जाएगी। न्यूरोनल फायरिंग ज़्यादा कम करवाने का रीज़न है, ये आप पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक सेडेटिव्स के बारे में। बट अभी अगर आपको याद रखना है तो आप इसको याद कर सकते हैं कि गाबा एज अ सेडेटिव यूज़ करते हैं। ये हाइपरपोलराइजेशन का क्लिनिकल इफेक्ट है, क्योंकि अभी वो फिर फार्मा का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो हम अभी डिस्कस क्या ही करें।